नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं डीप स्टडी। तो वैदिक सीरीज का हम लगातार वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे स्मृति के बारे में। पहला चैप्टर है प्राग ऐतिहासिक काल, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। दूसरे चैप्टर है वैदिक साहित्य। ठीक है, वैदिक साहित्य के अंतर्गत हम कुल 10 वीडियो देने वाले हैं। ठीक है, पहला वीडियो जो है वो वेद से संबंधित है, वेदों की संख्या 4 है। दूसरा वीडियो ऋग्वेद से संबंधित है। तीसरा वीडियो सामवेद से संबंधित है, यजुर्वेद और अथर्ववेद से संबंधित है। उसके बाद चौथा वीडियो जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित है, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। वीडियो 5 जो है वो आरण्यक और वेदांत से संबंधित है। आरण्यक की संख्या 7 है और वेदांत की संख्या 6 है। उसके बाद अगला वीडियो है वेदांत और उपनिषद के बारे में। ठीक है, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। उसके बाद आज की इस वीडियो 7 में हम स्मृति और सूत्र साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। स्मृति की संख्या 36 है और सूत्र साहित्य की संख्या 5 है। तो चलिए वीडियो 7 शुरू करते हैं। वैदिक साहित्य के अंतर्गत यह छठा टॉपिक है। स्मृति की संख्या 36 है। ठीक है, देखिए 36 जो स्मृति है, इसमें से हम कुछ प्रमुख स्मृति के बताएंगे कि कौन सी स्मृति में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से क्या बातें लिखी गई है और हमें इन बातों को याद करना आवश्यक है परीक्षा के दृष्टिकोण से। देखिए, मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति में मौर्यकालीन समाज की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति से मौर्यकालीन समाज के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। विष्णु स्मृति, नारद स्मृति और संवर्त स्मृति में गुप्तकालीन समाज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, विष्णु स्मृति, नारद स्मृति और संवर्त स्मृति से गुप्तकालीन समाज के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद है बृहस्पति स्मृति और पराशर स्मृति। ठीक है, ये दोनों स्मृति से हमें गुप्तकालीन और गुप्तोत्तर काल के जो घटनाएं हैं उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद देखिए, पहला स्मृति है मनु स्मृति, जिसका निर्माण संभवतः 200 BC से 200 AD के काल में हुआ है। यह सबसे प्राचीनतम स्मृति है और इसे मानव धर्म शास्त्र भी कहा जाता है। किसे? मनु स्मृति को। इसका जो शैली है लिखने का वो पदात्मक है और भाषा संस्कृत है। मतलब मनु स्मृति जो है ये पदात्मक शैली में लिखा गया है और संस्कृत भाषा में। इसमें प्रथम बार आर्यावर्त, भारत को आर्यावर्त कहकर संबोधित किया गया। किसमें? मनु स्मृति में। विदेशी शासकों में यूनानी, शक, पहलव और हून के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किससे? मनु स्मृति से। इसमें 18 प्रकार के अपराध, 12 प्रकार के पुत्र और 7 प्रकार के दास की चर्चा की गई है मनु स्मृति में। देखिए, इसमें मेघातिथि और कुल्लुक भट्ट नामक व्यक्ति ने मनु स्मृति पर टीका लिखा है। इसमें 2694 श्लोक हैं। किसमें? मनु स्मृति में। मनु स्मृति में 2694 श्लोक हैं। मेघातिथि तथा कुल्लुक भट्ट ने इस पर टीका लिखा। इसमें 18 प्रकार के अपराध, 12 प्रकार के पुत्र और 7 प्रकार के दास की चर्चा है। इसमें यूनानी आक्रमणकारी, यूनानी, शक, पहलव और हुन के बारे में विशेष चर्चा है। इसकी शैली पदात्मक है, भाषा संस्कृत है। इसमें भारत को आर्यवर्त कहकर संबोधित किया गया है। मनु स्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति है और इसे मानव धर्म ग्रंथ भी कहा जाता है। उसके बाद है याज्ञवल्क्य स्मृति। इसकी रचना संभवतः 100 AD से 300 AD के अंतराल में हुआ है। ठीक है, इसमें राजस्व प्राप्ति के लिए जुआ खेलना आवश्यक बताया गया है। मतलब जुआ खेलना कोई अपराध नहीं है। इसमें याज्ञवल्क्य स्मृति में बताया गया है। इसमें 15 प्रकार के अपराध और 10 प्रकार के दास की चर्चा है। देखिए, कायस्थ का सबसे प्रथम बार प्रयोग इसमें लिपिक के रूप में होता है। कायस्थ जो है एक बहुत ही पुरानी जो हिंदू जाति है। ठीक है, हिंदू जाति जिसको कायस्थ बोलते हैं। ठीक है, कायस्थ का सबसे पहली बार लिपिक के रूप में प्रयोग याज्ञवल्क्य स्मृति में किया गया है। उसके बाद आगे है नारद स्मृति। इसकी रचना संभवतः 300 AD से 400 AD के अंतराल में हुई है। ठीक है, इसमें आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में जानकारी दी गई है, व्यापारिक संघ की चर्चा है और इसमें 10 प्रकार के अपराध और 15 प्रकार के दास की चर्चा है नारद स्मृति में। उसके बाद है विष्णु स्मृति। विष्णु स्मृति की रचना संभवतः 500 AD के अंतराल में हुई है। इसमें राष्ट्र की व्याख्या दी गई है। राष्ट्र क्या है, इसमें इसका विशेष वर्णन है
और विष्णु को सर्वोच्च देवता कहकर संबोधित किया गया है विष्णु स्मृति में। उसके बाद अगला जो स्मृति है कात्यायन स्मृति, ये इसकी रचना संभवतः 400 एडी से 600 एडी के अंतराल में हुई है। ठीक है, इसमें प्रशासनिक अधिकारियों की चर्चा है। ठीक है, प्रशासन के बारे में मूल रूप से इसमें चर्चा किया गया है। शासन को चलाने के लिए जो उस समय की पद्धतियां रही होंगी, कात्यायन स्मृति में इसका विशेष वर्णन किया गया है। अमात्य, इसमें कहा गया है कि अमात्य के पद पर सिर्फ ब्राह्मण को ही नियुक्त किया जा सकता है। अमात्य का मतलब होता है मंत्री। ठीक है, मतलब मंत्री के पद पर सिर्फ ब्राह्मण को ही नियुक्त किया जा सकता है। कात्यायन स्मृति में ऐसा कहा गया है। पत्नी को धनहरी कहकर संबोधित किया गया है, मतलब पत्नी को धन देने वाली, ठीक है, धन देने वाली देवी के रूप में इसमें संबोधित किया गया है। उसके बाद अगला स्मृति है गौतम स्मृति। ठीक है, गौतम स्मृति की रचना संभवतः 300 से 500 एडी के अंतराल में हुई होगी। इसमें 40 प्रकार के संस्कार की चर्चा है गौतम स्मृति में। उसके बाद अगला है पराशर स्मृति। इसकी रचना संभवतः 500 एडी के अंतराल में हुई है। ठीक है, इसमें कन्या को गौरी कहकर संबोधित किया गया है और इसमें बताया है कि 8 वर्ष की आयु में कन्या को शादी कर देना चाहिए। यहाँ तो अभी के दौर में 18 से बढ़ा करके 21 किया जा रहा है, जो कि सरासर इसमें गलत दिया हुआ है 8 वर्ष। ठीक है, लेकिन हमें परीक्षा के दृष्टिकोण से हमें इसको याद रखना है कि पराशर स्मृति में कन्या को गौरी कहकर संबोधित किया गया है और इसमें उम्र 8 साल बताया गया। ठीक है, कुटुंब और आर्चिक, इसमें कुटुंब और आर्चिक 2 प्रकार के किसान की चर्चा है। कुटुंब का मतलब होता है शूद्र किसान और आर्चिक का मतलब होता है कि मतलब कि जैसे बटैया पर खेती करने वाले लोगों को आर्चिक किसान कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला जो स्मृति है संवर्त स्मृति। इसकी रचना संभवतः 500 एडी में हुई होगी। ठीक है, जैसा कि हमने बताया कि संवर्त स्मृति में ही गुप्तकालीन समाज की भी सूचना मिलती है संवर्त स्मृति से, और इसमें 100 वर्ण संकर जाति, हाइब्रिड जाति की चर्चा की गई है संवर्त स्मृति में। उसके बाद अगला है ओशनम स्मृति। इसकी रचना संभवतः 500 एडी में, इसकी भी रचना 500 एडी में संभवतः हुई होगी। ठीक है, इसमें कायस्थ का मतलब कि प्राचीन जो हिंदू जाति है उसको जाति के रूप में पहली बार संबोधित किया गया, किसमें? ओशनम स्मृति में। उसके बाद अगला है हरित स्मृति। इसकी रचना संभवतः 600 एडी के अंतराल में हुई होगी और इसमें कहा गया है कि अच्छी स्त्री वह है जो घर के अंदर रहे। ठीक है, हरित स्मृति में बताया गया है कि अच्छी स्त्री वह है जो घर के अंदर रहे। उसके बाद अगला स्मृति है अमृत स्मृति। इसकी रचना संभवतः 500 एडी में हुई है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि देवताओं ने ही मनुष्यों को राक्षसों से बचाया है। ठीक है, इसमें अमृत स्मृति में बताया गया है। उसके बाद अगला है देवल स्मृति। इसकी रचना संभवतः 400 से 600 एडी के अंतराल में हुई होगी। इसमें बताया गया है देवल स्मृति में कि ब्राह्मणों को देवताओं के रूप में संबोधित किया गया है, मतलब ब्राह्मण जो है देवता के समान होते हैं। इसमें बताया गया कि इसमें देवल स्मृति में। ठीक है, तो ये हमने कुछ 12 स्मृति जो प्रमुख थे उसका हमने चर्चा किया। एक बार आप फिर देख लीजिए कि मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी हमें मनु स्मृति और याज्ञवल्क स्मृति से प्राप्त होती है। गुप्तकालीन समाज की जानकारी हमें विष्णु, नारद और संवर्त स्मृति से प्राप्त होती है। गुप्तकालीन और गुप्तोत्तरकालीन समाज की जानकारी हमें बृहस्पति और पराशर स्मृति से प्राप्त होती है। मनु स्मृति सबसे प्राचीन है, इसे मानव धर्मशास्त्र कहा जाता है, संस्कृत भाषा में है, शैली पदात्मक है। इसमें भारत को आर्यावर्त कहकर संबोधित किया गया है। विदेशी शासक यूनानी शक पहलव होने की चर्चा है। 18 प्रकार के अपराध, 10 प्रकार के पुत्र और 7 प्रकार के दास की चर्चा है। मेघातिथि तथा कुल्लुक भट्ट ने इस पर टीका लिखा है। 2694 इसमें श्लोक है। उसके बाद अगला है याज्ञवल्क स्मृति। इसमें जुआ खेलना सत्य बताया गया है। 15 प्रकार के अपराध, 10 प्रकार के दास और इसमें कायस्थ का लिपिक के रूप में सबसे पहली बार प्रयोग किया गया है। नारद स्मृति को में आर्थिक क्रियाकलाप की चर्चा है। व्यापारिक संघ, 10 प्रकार के अपराध और 15 प्रकार के दास की चर्चा है। विष्णु स्मृति में राष्ट्र की व्याख्या की गई है, विष्णु को सर्वोच्च देवता बताया गया है। कात्यायन स्मृति में प्रशासनिक अधिकारियों की चर्चा है। अमात्य के पद पर सिर्फ ब्राह्मण यानी कि मंत्री के पद पर सिर्फ ब्राह्मण को नियुक्त करना है। पत्नी को धनहरी अर्थात धन देने वाली कहा गया है। उसके बाद अगला है गौतम स्मृति। इसमें 40 प्रकार के संस्कार की चर्चा है। आगे है पराशर स्मृति। इसमें कन्या को गौरी कहा गया है और विवाह की आयु 8 वर्ष निर्धारित की गई है। इसमें कुटुंब और आर्चिक नामक 2 किसानों की चर्चा है। कुटुंब का मतलब होता है शूद्र किसान और आर्चिक का मतलब होता है बटैया पर खेती करने वाले किसान। संवर्त स्मृति में 100 प्रकार के वर्ण संकर हाइब्रिड जातियों की चर्चा की गई है। ओशनम स्मृति में कायस्थ का
पहली बार प्रयोग जाति के रूप में किया गया है। हरित स्मृति में अच्छी स्त्री वह है जो घर के अंदर रहे बताया गया है। अमृत स्मृति में देवताओं द्वारा बताया गया है कि देवताओं ने ही राक्षस से मनुष्यों का बचाया था। उसके बाद अगला है देवल स्मृति, इसमें बताया गया है कि ब्राह्मण सर्वोच्च देवता है, ब्राह्मणों को सर्वोच्च माना गया है। उसके बाद एक जानकारी और हम दे दें कि हिंदू कानून, ठीक है, हिंदू कानून से संबंधित 2 पुस्तक है, मिताक्षरा और दायभाग। मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने किया है और दायभाग की रचना जीमूतवाहन ने किया है, जो कि अति महत्वपूर्ण है। हिंदू कानून से संबंधित 2 पुस्तकें हैं, मिताक्षरा और दायभाग। मिताक्षरा की रचना ज्ञानेश्वर और दायभाग की रचना जीमूतवाहन ने की है। प्राचीन हिंदू विधि यानी कि कानून, प्राचीन हिंदू विधि के लेखक मनु को बताया गया। सूत्र साहित्य बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसमें बस इतना याद रखना है कि सूत्र साहित्य 5 होते हैं। सूत्र साहित्य की संख्या 5 है और इसमें पहला जो सूत्र साहित्य है वो है गौतम, बौधायन, अश्वलायन, आपस्तंत्र और विष्णु। ठीक है, ये 5 सूत्र साहित्य हैं जिसको परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखना अति आवश्यक है। आप बिल्कुल इसमें बने रहिए इस वीडियो पे। हम लगातार वैदिक सीरीज के बाद हम तुरंत सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर काल और इसी प्रकार हम फिर उसके बाद दक्षिण भारत के राजवंश और फिर अंत में हम भारत का सिक्के के बारे में हम उसमें विस्तृत बताएंगे कि किसी काल में कौन सा सिक्का चलता था। उसके बाद अभिलेख और उसके बाद सिकंदर का आगमन, कुछ प्रमुख जो विदेशी आक्रमणकारी थे उसके बारे में भी हम छोटा छोटा टॉपिक बना के रखे हुए हैं जिसको हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आप वीडियो पर लगातार इसी प्रकार बने रहिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।